ऑडियो 1 बुक का नाम पुरुषार्थ और पराक्रम की शक्ति सामर्थ्य। ऊष्मा रगड़ से पैदा होती है। यह ऊष्मा ही विविध प्रकार की हलचलों की जननी है। हलचलें परिणाम उत्पन्न करती हैं। हमारे मनोरथ किसी इच्छित परिस्थिति के प्राप्त करने के लिए आतुर होते हैं। उस आतुरता की पूर्ति के लिए अमुक स्तर की हलचलों का उत्पन्न होना आवश्यक होता है। यह हलचलें किसी ऊष्मा की अपेक्षा रखती हैं। यह ऊष्मा रगड़ का क्रम चलने पर निर्भर है। प्रकारांतर से इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि रगड़ ही उस ऊष्मा को जन्म देती है जो हमारे मनोरथ पूरे करने वाली परिस्थितियां एवं हलचलों का सृजन कर सके। किसी के मनोरथ अनायास ही पूरे नहीं हो जाते। छप्पर फाड़ कर किसी पर संपत्तियां या सफलताएं टपक पड़ेंगी, ऐसा सोचा तो जाता है पर होता नहीं। छोटे बड़े प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति के लिए समुचित श्रम करने एवं मनोयोग नियोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। जो इस शाश्वत सत्य से बचने का प्रयत्न करेगा, बिना उचित मूल्य चुकाए समृद्धि, प्रगति या सुखद परिस्थितियों के मिलने की कल्पना करेगा, उसे निराश ही रहना पड़ेगा। नियति के विधान में प्रबल पुरुषार्थ की परीक्षा लेकर उपयुक्त अनुदान देने की व्यवस्था है। इसके अपवाद यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। हवा के आकाश तत्व से टकराने पर अग्नि उत्पन्न होती है। यही बिजली या गर्मी है। गर्मी से जीवन उत्पन्न होता है। पेड़ पौधों से लेकर विभिन्न आकृति प्रकृति के जीवधारियों तक की उत्पत्ति गर्मी से होती है। जीवन गर्मी से उत्पन्न हुआ और गर्मी रगड़ से उत्पन्न हुई। यह सृष्टि की आदि प्रक्रिया आगे चलकर संसार के समस्त जड़ चेतन परिकर में काम करती है। रगड़ का प्रतिफल ही विभिन्न प्रकार के उन उत्पादकों के रूप में दृष्टिगोचर होता है जो हमारे मनोरथों की पूर्ति में आधारभूत भूमिका प्रस्तुत करते हैं। शरीर के भीतर चल रही समस्त क्रियाएं भी लगभग उसी स्तर की ही हैं, जैसे कि रई से दही विलोकर उसमें से मक्खन निकालने की मंथन प्रक्रिया होती है। श्वास का आवागमन, मांसपेशियों का आकुंचन, प्रकुंचन, रक्त परिभ्रमण प्रभृति अनेकों शरीरगत क्रियाकलाप की जीवनी शक्ति उत्पन्न करते हैं और उसी बिजली से हमारी शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों का संचालन होता है। जिस क्षण यह मंथन संघर्ष रुकेगा, उसी क्षण मृत्यु सामने आ खड़ी होगी और इस सुरम्य जीवन का अंत हो जाएगा। निष्क्रियता और मृत्यु एक ही तथ्य के दो नाम हैं। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं और लहरें उठती हैं। इसी से सागर क्षेत्र में शुद्धता और संजीविता रहती है। यदि जल पूर्णतया स्थिर हो जाए तो उसका विषाक्त होना निश्चित है। जोहड़ और तालाबों का पानी इसी से सड़ता है कि उनकी गतिशीलता रुक जाती है। छोटे छोटे झरने अपनी शुद्धता बनाए रहते हैं, इसका कारण उनका प्रवाह है। भूमि के साथ वायु के प्रवाह के साथ टकराती हुई जलधारा बहती है। यह टकराव ही उसकी शुद्धता को अशून्य रखता है। टकराव से मुंह मोड़ने की भीरुता आते ही शक्ति और प्रगति के द्वार बंद हो जाते हैं। हवा में उपयोगी तत्व इसलिए विद्यमान है कि वह चलती है। बंद तहखानों और पुराने कुओं में वही हवा प्राण घातक विषाक्तता से भर जाती है। इसका एकमात्र कारण गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न होना है। जिन्हें आराम तलवी भाती है, जो निष्क्रियता को शांति अथवा चैन का नाम देते हैं, वे जानते नहीं कि संघर्ष में रहने वाली कठिनाइयों की तुलना में यह गतिहीनता और भी अधिक महंगी पड़ेगी। उसमें शारीरिक और मानसिक रुग्णता की इतनी बड़ी विभीषिका छिपी पड़ी है जिसका एक अंश भी व्यस्त सक्रियता में नहीं होता। देखा गया है कि कर्मठता से मुंह मोड़ते ही अधेड़ आयु के व्यक्ति
तेजी से वृद्धता के गर्त में गिरते हैं और जल्दी ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी अपेक्षा यदि वे अंत तक सक्रिय बने रहते तो निश्चय ही अधिक स्वस्थ रहते और अधिक दिन जीते। भौतिक विज्ञान ने माना है कि परमाणुओं की द्रुतगामी हलचलें ही पदार्थों को उपजाती, बढ़ाती और बदलती हैं। संसार में अनेक हलचलों की जन्मदात्री आणविक द्रुतगामिता ही है। यदि सृष्टि के परमाणु निष्क्रिय हो जाए तो फिर सर्वत्र भयानक नीरवता और स्तब्धता के अतिरिक्त कहीं कुछ दृष्टिगोचर ना होगा। भयंकर शून्यता ही सर्वत्र बिखरी पड़ी होगी। किसी पदार्थ अथवा प्राणी का अस्तित्व शेष ना रहेगा। परमाणुओं का व्यस्त हलचलों की संघर्षशीलता में संलग्न रहने का प्रतिफल ही हम अपने संसार के सुरम्य अस्तित्व के रूप में पाते हैं। झंझट से बचने और चैन की वंशी बजाने की बात यदि प्रकृति के तत्व सोचने लगे तो समझना चाहिए महाप्रलय की घड़ी आ पहुंची। जीवन उपयोगी विविध वस्तुओं की उपलब्धि में संघर्षशीलता ही प्रधान कारण है। धरती का पेट चीरकर अन्न और फल उगाए जाते हैं। उर्वर भूमि भी कब किसी का घर धन धान्य से भरती है। शिल्पी, श्रमिक और कलाकारों को कठोर श्रम साधना करनी पड़ती है। इसके बिना उपयोगी उत्पादन संभव ही ना होगा। मशीनों के घूमते हुए चक्के ही कारखाने चलाते हैं और आवश्यक वस्तु विनिर्मित होती है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी सृजन, कोई भी निर्माण कार्य संघर्ष के बिना संभव नहीं है। संघर्ष अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए और मार्ग में आने वाले अवरोधों को हटाने के लिए है। समुद्र में से मोती, रत्न आदि निकालने के लिए गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं। उन्हें समुद्र की गहराई में जाने के लिए पानी को भी चीरना पड़ता है और समुद्री जीव जंतुओं से भी रक्षा करनी पड़ती है। दोहरी सफलताओं और संघर्ष प्रयासों के बाद उन्हें रत्न मोती प्राप्त करने में कहीं सफलता मिलती है। यह संसार भी एक समुद्र है। इसमें ना जाने कितने रत्न भरे पड़े हैं। उन्हें प्राप्त करने की सुविधा हर किसी को उपलब्ध है। शर्त एक ही है कि लाभान्वित होने की आकांक्षा प्रबल प्रयत्नशीलता और अवरोधों के साथ धैर्यपूर्वक लड़ने की साहसिकता से युक्त हो। मात्र अभिलाषाएं करते रहना निरर्थक है। स्वप्नदर्शी कल्पनाओं के लोक में विचरण करने वाले मनोरथ कितने ही करते रहें पर प्राप्त कुछ ना कर सकेंगे। उपलब्धियां तो प्रचंड सक्रियता चाहती हैं और उसका सद्भाव प्रखर मनोबल की पृष्ठभूमि पर ही होता है। अभावों की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटाना उनके लिए कठिन नहीं पड़ता जो अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए कृत संकल्प है। उनकी सूझबूझ, ढूंढ खोज और भाग दौड़ जब समग्र तत्परता के साथ सक्रिय होती है तो एक के बाद एक ऐसे आधार मिलते चले जाते हैं जिनके सहारे लक्ष्य की पूर्ति तक द्रुत अथवा मंद गति से आज नहीं तो कल पहुंच सकना संभव हो सके। दूसरों से उदार व्यवहार की आशा करना व्यर्थ है। यह संसार बहुत चतुर है। सहायता उनकी करता है जिनसे प्रतिफल की आशा होती है। निस्वार्थ करुणा भी अभी जीवित तो है पर वह कभी कभी बरसात की बिजली की तरह ही चमकती है और एक बार थोड़े चमक दिखाकर गायब हो जाती है। घर का अंधेरा दूर करने के लिए बिजली की चमक उत्पन्न होने की प्रतीक्षा में आकाश की ओर ताकते रहना व्यर्थ है। हमें घर में आग जलाने के साधन जुटाने चाहिए। प्रयोजन उन्हीं से सिद्ध होगा। दूसरे लोग कृपा करके हमारी सहायता करें और संकट से उभारें, यह सोचना व्यर्थ है। यहाँ अच्छी जमीन में ही किसान अपना बीज बोता है। अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थी ही छात्र वृत्ति पाते हैं। ऊपर जमीन में कृपा पूर्वक बीज कौन बोता है? अनुत्तीर्ण होते रहने वाले छात्र को उसकी निर्धनता पर द्रवित होकर छात्रवृत्ति कौन देता है? अशक्त रहकर तो हम
देर तक दूसरों की थोथी सहानुभूति तक नहीं पा सकते। ऑडियो 2। जीवन एक खुला संघर्ष है। जो अपनी विशिष्टता सिद्ध करता है वही जीवित रहता है, जो पिछड़ता है सो नष्ट हो जाता है। माली अपने बगीचे में 2 प्रकार की नीति अपनाता है। उपयोगी पौधों को खाद पानी देता, निराई गुड़ाई और रखवाली करता है। उन्हीं के समीप उगे हुए अनुपयोगी खर पतवार को वही माली निर्दयता पूर्वक उखाड़कर फेंक देता है। देखने में सभी पौधे हरे भरे दिखते हैं, पर माली की आंखें उपयोगी अनुपयोगी की परख करती है और दुरंगी नीति अपनाकर एक को प्रशय देती और दूसरे को निर्दयता पूर्वक उखाड़ फेंकती है। इस संसार की संरचना इसी आधार पर हुई है। उपयोगी वस्तुएं इस संसार की शोभा बढ़ाती रहें और कूड़ा करकट गंदगी ना उत्पन्न करने पाए, इस दृष्टि से उसका मालिक परमेश्वर भी इसी दोहरी नीति पर चलता है। एक ओर वह सुयोग्य व्यक्तित्वों का उदारता पूर्वक पोषण करता है, दूसरी ओर सड़े गले जीवित मृतकों को कुरूपता ना फैलाने देने का भी ध्यान रखता है और उन्हें हटाने मिटाने में भी शिथिलता नहीं बरतता। अपनी उपयोगिता प्रमाणित करने के लिए हर व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ का परिचय देना पड़ता है। प्रामाणिकता सिद्ध किए बिना महत्वपूर्ण सफलताओं के क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता। यहाँ आराम की जिंदगी जीने की कोई गुंजाइश नहीं है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। पान के पत्तों की हेरा फेरी ना हो और चैन से जहां के तहां बैठे रहें तो उनकी भी दुर्गति होगी। शरीर इसलिए जीवित है कि इनमें रक्त संचार, आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास जैसी क्रियाशीलता निरंतर जारी रहती है। आहार ग्रहण करना और मल विसर्जन, ये दोनों क्रियाएं जब तक संतुलित हैं तभी तक जीवन बना रहेगा। शक्ति संपत्ति के उपयोगी तत्वों का उपार्जन और भीतरी बाहरी अवांछनीयताओं का विसर्जन, यह दोनों बातें परस्पर विरोधी लगती हैं पर हैं अन्योन्याश्रित। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहेगा। हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादक पुरुषार्थ करना होता है और चारों ओर से सहज स्वभाव घिरती आने वाली प्रतिकूलताओं को निरस्त करने के लिए उनसे लोहा भी लेना पड़ता है। इन दोहरी गतिविधियों को अपनाए बिना किसी प्रकार गुजारा नहीं है। चैन की परिभाषा यदि बिना कठिनाई और बिना संघर्ष के अभिष्ट सुविधाओं को प्राप्त करना हो तो वह कल्पना तक ही सीमित रहेगा। व्यवहारिक जीवन में उसकी संभावना नहीं है। मौज करना अच्छा तो है, पर तब कि उसके साधन इकट्ठे करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ पूरा कर लिया हो। श्रम के बाद ही आराम का आनंद मिलता है। भूख ना लगे तो स्वादिष्ट भोजन का क्या महत्व। रात ना होती तो कोई दिन का महत्व ही ना समझ पाता। कपड़ा ताने बाने के 2 दिशाओं में चलने वाले धागों से बुना जाता है। एक ही दिशा में सारे धागे चले तो कपड़ा तैयार होने की कोई संभावना नहीं। नमक और शक्कर के परस्पर विरोधी स्वाद मिलकर ही भोजन का आनंद देते हैं। चैन का आनंद केवल प्रबल पुरुषार्थी ही उठा सकता है, अन्यथा मौज करने की आकांक्षा निष्क्रिय रहने के लिए प्रेरित करेगी और उसे अपनाया तो उपयोगिता खोकर सड़न के गर्त में गिरना पड़ेगा। मौज की छुट्टी पानी हो तो मृत्यु की गोद में शांति पूर्वक सोने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। जीवित रहना है तो संघर्ष की नीति अपनानी पड़ेगी। जीवन उपयोगी उपार्जन और सुरक्षा संरक्षण के साधन, ये दोनों ही प्रत्येक जीवंत व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है। उनकी पूर्ति
प्रबल पुरुषार्थ के बिना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। घास पात को छीलने उखाड़ने से ही उपयोगी पौधों की रक्षा संभव है। वन्य पशुओं और पक्षियों से खेत की रखवाली किए बिना किस किसान को मनचाही फसल हाथ लगेगी। कुदाल, हल, फावड़ा, हंसिया जैसे शस्त्र लेकर जब वह भूमि से लड़ने, खोदने, जोतने के लिए तत्पर होता है, तब उसी पुरुषार्थ का प्रतिफल उसे धन धान्य के रूप में उपलब्ध होता है। लोहार को भट्टी गरम करते, धातुओं को तपाते और भारी हथौड़ों का प्रहार करते हुए देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि धातु जैसी कठोर प्रकृति संरचना को भी पिघलाना, मोड़ना और ढालना संभव हो सकता है। पर यह संभावना तभी मूर्तिमान होती है जब उसके साथ कठिन संघर्ष की आवश्यक व्यवस्था जमा कर रख ली जाए। पहलवान अपनी मांसपेशियों के साथ लड़ता है। दंड बैठक से लेकर डंबल, मुदगर तथा अनेक व्यायाम साधन उसे जुटाने पड़ते हैं और अंग प्रत्यंग में बसी हुई कोमल आराम तलवी के साथ भारी उलट पुलट करने में निरत होना पड़ता है। तेल मालिश में रही पची कसर भी पूरी कर ली जाती है। जो इस झंझट से बचने का प्रयत्न करेगा, उसका पहलवान बन सकना अशक्य है। उस प्रकार के स्वप्न देखने लगने पर तो उसका शोभ एवं उद्वेग ही बढ़ेगा। रक्त के श्वेत कण विजातीय द्रवों एवं रोग कीटाणुओं से लड़ने के लिए जब तक तत्पर सक्षम रहते हैं, तब तक शरीर बीमार नहीं पड़ता। पर जब श्वेत कणों में शिथिलता आती है तो आए दिन नए नए रोगों के आक्रमण का सिलसिला चल पड़ता है और वह तब तक चलता ही रहता है जब तक मौत आकर उस झंझट का अंतिम निपटारा नहीं कर देती। मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू जैसे नगण्य से कृमि कीटक मनुष्य की सतर्कता को चुनौती देता है। हवा में उड़ने वाले अदृश्य विषाणु प्राणघात करने की घात लगाते हैं। यदि उनसे बचने की क्षमता और सजगता ना रहे तो हमें प्रकृति की स्वाभाविक हलचलें सर्दी गर्मी ही धर दबोचेंगी। वे तत्व उद्रस्त कर जाने में सफल हो जाएंगे जो देखने में अत्यंत नगण्य एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं। असावधानी से पकाया और खाया गया भोजन भी विष का काम करता है। इस संसार में ऐसे उपयोगी तत्व बहुत हैं जिन्हें प्राप्त करने की हमें अभिलाषा, आकांक्षा रहती है। इन्हें प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम और दूरगामी विवेक चिंतन का आश्रय लेकर ही उपार्जित किया जा सकता है। विद्या, बुद्धि, बलिष्ठता, प्रतिभा एवं गुण, कर्म, स्वभाव संबंधी उत्कृष्टता के आधार पर ही सर्वोत्मुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है। यह विभूतियां अनायास ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाती। प्रबल इच्छा शक्ति एवं अथक अभ्यास के आधार पर ही उन्हें उगाया बढ़ाया जा सकता है। यही बात बाह्य सफलताओं के संबंध में भी है। धन से लेकर यश तक अनेक संपदाएं अनवरत श्रमशीलता की अपेक्षा करती है। केवल पुरुषार्थी ही उन्हें प्राप्त करते हैं। जिन्होंने बिना उचित परिश्रम किए इन्हें पाया, वे उन्हें ना तो सुरक्षित रख सकते हैं और ना उनके सदुपयोग से प्राप्त हो सकने वाले लाभ से लाभान्वित होते हैं। सज्जनोचित व्यवहार करना और सदाशयता की शांति प्रिय नीति अपनाना उचित है, पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि इस संसार में दुष्टता की कमी नहीं और वह अपना पहला शिकार सहज, विश्वासी, भोले वाले लोगों को बनाती है। ठगी और जालसाजी के शिकार प्रायः ऐसे ही लोग होते हैं। हम सज्जन भर बने, पर यह न भूल जाएं कि दुर्जनता के वातावरण की सघनता हमें चारों ओर से घेरी हुई है। उससे सतर्क रहे बिना कोई गति नहीं। आक्रमण को अशक्य
नहीं तो असफल बना सकने वाली सामर्थ्य तो हमें जुटानी ही चाहिए। दुष्टता का आक्रमण प्रायः वहां होता है जहां वह प्रतिरोध की संभावना कम देखती है। जहां प्रबल प्रतिरोध की आशंका रहती है वहां दुष्टता भी अपना पंजा फैलाते हुए डरती है। दुष्टता के आघात आक्रमण सहते हुए बर्बाद होने की अपेक्षा यह उत्तम है कि आत्मरक्षा की मोर्चाबंदी करने के लिए पहले ही इतनी सुदृढ़ दीवार खड़ी करें कि उससे टकराने की हिम्मत करने से पहले प्रतिपक्ष को 1000 बार सोच विचार करना पड़े। शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके तो शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता कम ही पड़ती है। प्रगति और उत्कर्ष के लिए प्रतिकूलता और कठिनाइयों से संघर्ष नितांत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी। उनसे ना घबराना चाहिए और ना पीछे ही हटना चाहिए। इसी से व्यक्तित्व में निखार आता है और सफलता का जीवन सार्थकता का लक्ष्य प्राप्त होता है।